हेलो बच्चों, साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, एक ही जाति समूह में ऊपर से सभी जीवों में समान लक्षण क्यों पाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि जो एक ही स्पीसीज़ होता है, सेम स्पीसीज़ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेम स्ट्रक्चर क्यों पाया जाता है, सेम क्यों होता है सबके सब, वो पूछा है। ठीक है, तो सेम होने का कारण पहला क्या लिखा हुआ है, कॉमन एंसेस्टर, मतलब सामान्य पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, जितने भी एक ही स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है इसी में, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल। सिमिलर जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो जीन आता है एक स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स यानी जो डीएनए होता है उनका सेम होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर सेम होने के कारण क्या होता है, उनमें सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगला दिया है सेम समान प्राकृतिक चयन दबाव, मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलर नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एक टाइप के जीव होते हैं वो एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, उनके पास जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो सेम रहती है, सेम जगह पे रह रहे होंगे। जैसे मान लीजिए पानी में रहने वाला कोई जीव है तो वो उसी प्रकार के मतलब समस्याओं को झेल रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो नेचर होगी सिर्फ उसी जीव को सेलेक्ट करते जाएगी जो सबसे ज़्यादा फिट होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समान प्राकृतिक, मतलब नेचर जो होती है वो उसी जीव को सेलेक्ट की होती है, इसलिए सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन की परिभाषा बताइए। मतलब कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन और एडेप्टेशन की परिभाषा बताइए। तो पहला हो जाएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो सिलेक्शन हो रहा होगा वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होगा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा हो रहा होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मुख्य रूप से किसके द्वारा हो रहा होगा, ह्यूमंस के द्वारा हो रहा होगा। और ह्यूमंस क्या करते हैं कि जो चीज़ें, जो पौधे या जीव उनके लिए फ़ायदेमंद होती है सिर्फ उन्हीं को वो बचा के रखते हैं। तो इस आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होगा कि मानव जो होगा विशेष लक्षण के कुछ पौधे और जीवों को बचाता जाएगा, संरक्षित करता जाएगा, और इसी को हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें मानव विशेष लक्षण वाले पौधे जंतुओं को प्रजनन कराता है ताकि वंचित लक्षण वाली नई किस्में विकसित की जाए। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, मतलब मानव के द्वारा सेलेक्ट किए गए जीव। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ वेयर ह्यूमन ब्रीड प्लांट्स और एनिमल विद स्पेसिफिक ट्राइट्स टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के जानवर को हम लोग ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फसल के साथ भी सेम कर रहे होते हैं। जैसे कुत्ते के साथ की अगर बात करें तो कुत्ते की जो ब्रीड हम लोग बहुत सारे ब्रीड पा रहे हैं, वो क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग की। इस टाइप की ब्रीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा क्या दिया हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि फिजिकल कंडीशन चेंज होने पर सिर्फ वही जीव बच जाता है जो फिट होता है उस नेचर में सर्वाइव करने के लिए। मतलब प्रकृति सिर्फ उन्हीं जीवों को छांटती है जो कि उस प्रकृति में रहने के लायक या उसके प्रतिकूल होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, वह प्रक्रिया जिससे प्रकृति पर्यावरण के अनुकूल लक्षण वाले जीवों को जीवित रहने देती है। मतलब वही जीव जिंदा रहेगा जो कि अनुकूलन कर सकता है, अनुकूलित हो सकता है दिए हुए परिवर्तन पे। ठीक है, तो जीवित रहने का, प्रजनन का अवसर देती है, जबकि प्रतिकूल लक्षण वाले जीव धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वही जीव सेलेक्ट होता है नेचर के द्वारा जो कि फिट होता है उस फिजिकल कंडीशन में रहने के लिए, और बाकी सारे जीव क्या होते हैं, धीरे धीरे एलिमिनेट किए जाते हैं। अगला दिया हुआ है एडेप्टेशन। क्या होता है एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन मतलब वही अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि भौतिक परिस्थितियों में, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, उस भौतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ जीवों में भी अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक जीव उस परिवर्तन में अपने आप को ढालने के लिए कुछ अपने शरीर में परिवर्तन कर देता है और उसी को क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं, यानी कि उसी को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन मतलब क्या होता है, किसी जीव के द्वारा पर्यावरण में बेहतर ढंग से जीवित रहने के लिए और प्रजनन करने के लिए विकसित कोई शरीर का शारीरिक व्यवहारिक लक्षण, मतलब ऐसा कोई अपने शरीर में गुण उत्पन्न कर लेगा जिससे वो उस जगह पर जिंदा रह सकता है। एनी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल ट्रेट डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म
टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस बेटर इन इट्स इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में हुए चेंज को वो रिकंसिडर करता है, अपने बॉडी में उसके हिसाब से चेंज ले आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब मनुष्य के द्वारा सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर के द्वारा सिलेक्शन, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन मतलब अपने शरीर में जीव के द्वारा किया गया परिवर्तन। अगला दिया है डार्विन और वेल्स द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं। तो जो जीवों के विकास का सिद्धांत होता है, ठीक है, तो वेल्स से भी जीव क्या क्या है उसमें पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट दिख रहा है कि डार्विन और वेल्स के विकास सिद्धांत से हम क्या सीखते हैं कि सभी जीव का के एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हुए, मतलब जितने भी जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर वो सभी के सभी कभी न कभी एक ही प्रकार के जीव से उत्पन्न किए हुए हो सकते हैं, ठीक है, सबका कॉमन एंसेस्टर होता है। सभी जीव विभिन्नता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जीव भले एक जैसे हैं लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन यानी कि कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर हम लोग आसपास में देखेंगे तो सभी के सभी मनुष्य एक ही स्पीसीज़ के हैं, लेकिन क्या सभी जीव एक जैसे दिखते हैं, तो जवाब है नहीं, सभी में कुछ ना कुछ वेरिएशन यानी कि विभिन्नता पाई जाती है। सभी के सभी एक ही पेरेंट्स से बने हैं, पहला बिंदु। दूसरा क्या बताता है कि सभी के सभी में एक समान ना होकर कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और यही विभिन्नता जो होता है उसके आधार पर वही जीव बच जाता है जो कि उसके हिसाब से अपने आप को ढाल ले। तो ओनली द ऑर्गेनिज्म दैट फिट इन द इन्वायरमेंट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में फिट होता है बस वही जिंदा बचता है, ठीक है, समझ में आया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंबे समय तक जब यही प्रक्रिया होती है तो नए प्रकार के जीव यानी कि नया प्रकार का स्पीसीज बनता है। तो क्वेश्चन था कि डार्विन के सिद्धांत में हम लोग को कौन कौन से बिंदुएं मिलती हैं। तो पहला क्या बताता है वो कि एक ही एंसेस्टर यानी कि एक ही पूर्वज होगा। दूसरा बताता है कि सब विभिन्नताएं होंगी। तीसरा बताता है कि जो जीव होंगे वो वही जीव बचेगा जो कि सबसे ज़्यादा फिट था। और तीसरा बताता है कि जो लंबे समय तक यही प्रक्रिया होने की वजह से नए प्रकार के जीव के उत्पन्न होते हैं, नई स्पीसीज बनती है। अगला दिया हुआ है बढ़ती हुई मानव जनसंख्या के साथ अन्य जीवों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे मानव की संख्या बढ़ते जा रही है वैसे वैसे उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अपने आसपास के जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से जैव विविधता में परिवर्तन हो रहा है। इसका पहला दिया है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आसपास में जो वन्य जीव है उन पेड़ काट रहे हैं, किसी के लिए जंगल का सफाया हो रहा है। इसकी वजह से जो जीव है वहाँ पर रहने वाले जीवों की संख्या क्या होती जा रही है, वहाँ पर प्रभावित हो रही है। पॉल्यूशन, दूसरा चीज़ जो हम लोगों से प्रभावित हो रहा है वह पॉल्यूशन, हम लोग के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन, जैसे हम लोग हवा वायु जल और मृदा का प्रदूषण कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन आ रहा है। अतिदोहन, हम लोग क्या देखते हैं कि जो जैव विविधता है वो जैव विविधता क्यों है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीवों का मतलब कई साल में उन जीवों का निर्माण हो पाया। पर हम लोग क्या करते हैं, जो जीव हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, जैसे मछली हो गई या कोई जानवर हो गया, उनका हम लोग शिकार कर लेते हैं और उनको तब तक शिकार करते हैं जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। उदाहरण के लिए डोडो नाम का पक्षी पाया जाता था पृथ्वी पर, लेकिन हम लोगों के आने की वजह से वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। अगला दिया है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम लोग सिर्फ उन्हीं जीवों को बचा के रखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लिए कम नुकसानदेह हो, और जो फ़ायदेमंद जीव होते हैं हम लोग उनका शिकार करके उनको ख़त्म कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता खत्म हो जा रही है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन दिया है जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु बताइए। तो जीवों के विकास के मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो पहले भी एक बार इस सब चीज़ को देख चुके हैं, जो बिंदु वहाँ पर थे वही सेम बिंदु फिर से पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ है वेरिएशन इन पॉपुलेशन। वेरिएशन इन पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे रहने वाले जो जीव थे उनमें क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। सब के सब एक ही स्थान पे रह करके एक ही प्रकार का भोजन पा रहे थे, फिर भी उनमें क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। मतलब देयर इज अ वेरिएशन इन साइज, कलर एंड बिहेवियर अमॉन्ग्स अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस पाया जाता है। दूसरा दिया हुआ है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि रिसोर्स जो है लिमिटेड है, वही रिसोर्स हर जीव को चाहिए होता है, हर ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए क्या होता है उनके बीच में स्ट्रगल यानी कि उनके बीच में क्या हो रहा होता है, लगातार संघर्ष हो रहा होता है, ठीक है। तो संसाधन सीमित होने के कारण जीवों के बीच में भोजन आदि के लिए संघर्ष होते रहता है। अगला दिया है योग्यतम और की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में जो जीव सबसे अच्छे गुण अपने शरीर में लेकर के लाएगा एडेप्टेशन के द्वारा, वही उस जगह पर भी सर्वाइव कर पाता है। मतलब सबसे ज़्यादा फिट जीव ही
उस जगह पे जिंदा रह पाता है। तो वे जीव जिनमें पर्यावरण के अनुकूलन विभिन्नताएं होती हैं, संघर्ष में जीवित रहने के सफल वही हो पाते हैं। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिटेस्ट ओनली सर्वाइव द स्ट्रगल। अगला दिया है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि पूरे नेचर में नेचर क्या करती है, सिर्फ उसी जीव को बचा के रखती है जो कि अपने आसपास के पर्यावरण के आधार पे अपने आप को ढाल ले। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैव विकास की, जीवों के विकास के कुल कितने बिंदु हो गए, 4। पहला हो जाएगा जनसंख्या में विभिन्नता, अस्तित्व का संघर्ष, योग्यता, उत्तरजीविता और प्राकृतिक चयन। अगला दिया है जीवों के विकास में चयन के अनुकूलन की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो सिलेक्शन का क्या मतलब क्या होता है। सिलेक्शन जो होगा हम लोगों के पास 2 टाइप का होता है। सिलेक्शन होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सिलेक्शन होगा, और दूसरा हो जाएगा हम लोग के पास नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि वही जीव बचेंगे जिनका जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो इंसानों को जो फ़ायदेमंद जीव लगते हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं को अपने आसपास रहने देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अनुकूलन का क्या भूमिका होता है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अपने शरीर में परिवर्तन कर पाना। कई साल तक हम लोग क्या देखते हैं, हर जीव में बार बार लगातार प्रकृति के आधार पर अनुकूलन होते रहता है, और वही जीव पैदा होता है या वही जीव प्रजनन कर पाता है जिसमें सबसे अच्छा अनुकूलन हुआ होता है। अगला दिया है समजात समरूप लक्षण के बीच में अंतर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजात और समरूप लक्षण क्या होते हैं। समजात और या होमोलोगस ऑर्गन, समरूप मतलब एनालोगस ऑर्गन। 2 टाइप के ऑर्गन हो जाएंगे हम लोगों के पास। एक होगा होमोलोगस और दूसरा होगा एनालोगस। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। होमोलोगस का मतलब देखिए इसमें दिया है सेम ऑरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन। इसी को समझना है कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका सेम ऑरिजिन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। जैसे अपने हाथ को अगर देखता हूँ मैं, तो अपने हाथ में 5 डिजिट्स दिखाई देती हैं। अगर किसी कुत्ते में भी चेक करेंगे हम लोग, किसी बकरी में चेक करेंगे, किसी व्हेल में चेक करेंगे, डायनासोर्स में भी चेक करेंगे, तो किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म में चेक करते हैं, तो चिड़ियों में भी चेक करेंगे, तो उन सब में आगे की ओर जो 4 लिम्स होती हैं, आगे का जो हाथ होता है, वो हमेशा सेम ऑरिजिन, सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है। हल्का फुल्का उनमें अंतर पाया जाएगा, लेकिन काम इस हाथ से मैं लिख रहा हूँ। मेढक जो होते हैं इसी लिम्ब को प्रयोग करके तैर रहे होते हैं, चिड़ियाएँ जो होती हैं इसी लिम्ब का प्रयोग करके उड़ रही होती हैं। तो क्या होगा कि उनका क्या होगा, ऑरिजिन सेम होगा, लेकिन फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन क्या होगा, ऐसे ऑर्गन जिनका ऑरिजिन डिफरेंट हो, ऑरिजिन डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम होगा। जैसे बात करेंगे चिड़िया की पंख जो होगी और क्या बोलते हैं उसको, तितली की पंख की अगर बात करते हैं, तो तितली का पंख और चिड़िया का जो पंख होता है दोनों उड़ने के काम आते हैं, लेकिन दोनों की संरचना को देखेंगे तो दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पीएच पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि सोनाक्षी 4 मिलियन PQRS में यूनिवर्सल इंडिकेटर की जांच में प्राप्त करती है कि पीएच का मान दिया हुआ है 13, 7 और 13, 7, 2 और 8। तो P है, Q है, R है और S है। जब इसका जांच करते हैं तो pH का मान क्या मिलता है, पहले वाले के लिए मिल रहा है 13, दूसरे वाले के लिए मिल रहा है 7, अगला मिल रहा है 2, अगला है 8। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है स्ट्रांगली एसिड है, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा। तो जितना ज़्यादा हम लोग के पास pH का मान जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है कि न्यूट्रल कौन होगा, जिसका pH का मान 7 होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस हिसाब से न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो गया न्यूट्रल। फिर इसके बाद क्या पूछा है कि वीकली अल्केलाइन, अल्केलाइन मतलब होता है क्षार, तो वीकली अल्केलाइन मतलब क्या हो जाएगा कि दुर्बल क्षार कौन होगा। तो 7 के से अधिक जो होते हैं उनको क्षार कहते हैं, और जो 7 के करीब होंगे वो दुर्बल होंगे, मतलब ये हो जाएंगे वीक यानी कि दुर्बल क्षार। अगला पूछा है कि प्रबल क्षार कौन होगा। तो 7 से जितना दूर, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि 14 के जो पास होगा वो प्रबल, वो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा।
ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग के पास आंसर निकल करके आता है। याद करना बिल्कुल सिंपल है कि हम लोगों के पास एक स्केल बना हुआ है, इस स्केल में यहाँ पर क्या दिया है 7 वाला कैसा होता है न्यूट्रल, यहाँ पर लिखा होता है 14 वाला क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके पहले यहाँ पर है मान लीजिए 8 तो ये होगा वीक एसिड। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस साइड अगर चले जाए हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि पीएच दिया हुआ है सबका, सेम क्वेश्चन को खास अंतर नहीं है। तो पूछा है एसिड कौन होगा, न्यूट्रल कौन होगा और बेस कौन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला दिया हुआ है बेकिंग सोडा, पहला क्या दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अगर पीएच की बात करेंगे तो पीएच कितना दिया हुआ है बेकिंग सोडा का 8.2 दिया हुआ है। नींबू का रस दिया हुआ है, ठीक है, तो नींबू का जो रस है उसका पीएच दिया है 2.2। विनेगर दिया हुआ है, विनेगर का जो पीएच दिया है 5। NaOH दिया है, NaOH का पीएच दिया हुआ है 13 और वाटर का पीएच दिया हुआ है 7। क्वेश्चन पूछा है कि बेस कौन कौन से है, ठीक है। तो बेस कौन कौन से इसमें से बेस जिसका पीएच क्या होगा 7 से अधिक होगा। तो पहला बेस ये हो गया 7 से अधिक, दूसरा बेस ये हो गया 7 से अधिक, तो 2 बेस हो गए। फिर पूछा है कि इसमें एसिड कौन सा है, तो एसिड कौन सा होगा जिसमें पीएच का मान क्या हो 7 से कम हो, तो ये हो गया एसिड, ये हो गया एसिड। फिर पूछा है न्यूट्रल कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा होगा जिसमें पीएच का मान जो हो वो 7 के बराबर हो। तो पीएच का मान 7 किस में है वाटर में है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बीकर दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, एसिड एंड बेस दिए हुए 2 बीकर में लिए हुए हैं, पार्शली फिल्ड विथ वाटर, एसिड बी आयोनाइज कम्प्लीटली, बेस्ड ऑन विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड विच बीक, ठीक है। तो एक है दुर्बल और प्रबल क्षार और अम्ल क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो दुर्बल यानी कि हो गया वीक एसिड और प्रबल मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, कंप्लीटली टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और जो आंशिक रूप से विभाजित होगा मतलब पार्शली विभाजित होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे वीक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड 2 टाइप के एसिड हो जाएंगे। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी जो है पूर्ण रूप से आयनित होता है, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ए जो है वो आंशिक रूप से आयनित हो रहा है, मतलब पार्शियल आयोनाइजेशन है, इसलिए क्या होगा वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। खेत की मिट्टी का पीएच 4.2 है, वह अच्छी धान फसल के लिए मिट्टी का पीएच कैसे निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएच 4.2, पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, 4.2 हो गया मतलब 4.2 मतलब क्या निकल गया वो एसिडिक हो गया। तो पीएच की वैल्यू अगर 4.2 है इसका मतलब मीडियम कैसा हो गया एसिडिक हो गया, ठीक है, ठीक है। और फसल के लिए पीएच का मान 5.5 से 7 होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो पीएच दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि ये खेती करने लायक ज़मीन नहीं है, ठीक है। मतलब इसका पीएच क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसके पीएच के मान को बढ़ाना पड़ेगा। पीएच का मान अगर 5.5 से अगर 7 के बीच में होगा तो हम लोग उसको खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर पीएच का मान कितना दिया है 4.2, मतलब ये खेती के लायक नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें क्षार मिला देंगे। क्षार मतलब बेस, बेस कौन कौन सा मिला सकते हैं हम लोग, चूना, एडिंग लाइम, चूना मिला सकते हैं, ठीक है। दूसरा जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ जैसे खाद मिला देंगे, जानवरों के वेस्ट में डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। इन तीनों को मिलाने पे क्या हो सकता है उसकी उर्वरकता वापस ठीक हो जाएगी, मतलब उसकी जो उसका यूज़ होगा खेती के लिए किया जा सकता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, 2 एग्जाम्पल बताइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट का बनना, ठीक है, मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके लवण का बनना ही क्या कहलाता है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक। तो एक एसिड ले लेंगे, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एक एसिड ले लेते हैं हम लोग, एसिड ले लेते हैं HCl, एक एसिड ले लिए, और एक बेस ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं NaOH,
जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बनेगा एक सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा हम लोग के पास, ये Na और Cl आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा NaCl, एक सॉल्ट बन गया, और प्लस जो OH का और एक H आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा प्लस H2O। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब एक अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, एक लवण बनता है और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एग्जांपल और दिया, स्टेज टू 4 एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है लवण क्या होता है, यानी कि सॉल्ट क्या होता है। एक सिंपल डेफिनेशन है, हाउ द नेचर ऑफ सॉल्ट इज डिटरमाइंड, ठीक है। तो लवण यानी कि सॉल्ट क्या होता है, अभी यहीं से एग्जांपल से समझ गए होंगे सॉल्ट क्या होता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो बनता है उसी को सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस के रिएक्ट करने पे जो यौगिक बनता है उसको सॉल्ट कहते हैं। मुख्य रूप से सॉल्ट जो होगा वो कितने प्रकार का हो सकता है, कोई भी जो सॉल्ट होगा वो हो सकता है, पहला सॉल्ट जो होगा वो हो सकता है न्यूट्रल, सॉल्ट हो सकता है एसिडिक, और सॉल्ट हो सकता है बेसिक, ठीक है। जो लवण होते हैं वो उदासीन हो सकते हैं, या तो क्षारी हो, अम्लीय हो सकते हैं, या तो क्षारीय हो सकते हैं। उदासीन कब होंगे, जब जो एसिड, जिस एसिड से बना था वो एसिड, और जो बेस, जिस बेस से बना था वो, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अभिक्रिया के बाद जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग, अब एसिडिक कब बनेगा, मतलब अम्लीय कब बनेगा, तो अम्लीय के लिए कंडीशन होता है एक एसिड होगा, एक बेस होगा, दोनों के अभिक्रिया के बाद क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे। तो जो सॉल्ट बना था वो एसिडिक कब होगा, एसिडिक तब होगा जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक होगा। जो शक्तिशाली है उसी के गुण दिखाई देंगे। इसमें दोनों बराबर शक्तिशाली थे, इसीलिए ना ही वो एसिडिक बना ना ही बेसिक बना। इसमें क्या हुआ, एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए एसिडिक बन गया। मैं पूछा क्षारी सॉल्ट या लवण कैसे बना सकते हैं, तो एक एसिड होगा और एक बेस होगा, और इसमें क्या होगा कि जो बेस होगा, ये जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन था कि एसिड और बेस कितने टाइप के होते हैं, या सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट क्या होता है कि जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। अब सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, पहला हो सकता है न्यूट्रल, दूसरा हो सकता है, न्यूट्रल मतलब हो जाएगा उदासीन, अम्लीय मतलब हो जाएगा एसिडिक, क्षारीय मतलब हो जाएगा बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर तो उसके आयन परिभाषा के आधार पर भी दे सकते हैं। क्या बताएंगे हम लोग कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका जलीय विलयन करने पे सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन अलग अलग हो जाते हैं, कंप्लीटली पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, इसलिए वो कैसा होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड के बाद अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो क्षार पूछा है और दुर्बल बोला है, इसका मतलब क्या है कि जब इसका जलीय विलयन लेंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़े को शुष्क लाल लिटमस पेपर पर रखा जाए तो प्रारंभ में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद नीला रंग हो जाता है, ठीक है। नीला मैं बता चुका हूँ, अगर कभी भी ब्लू कलर मिल रहा होगा तो ब्लू का मतलब होता है बेस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि लिटमस पे क्वेश्चन था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, पहला। तो हम लोग क्या देखते हैं, NaOH जो है उसमें OH प्रेजेंट है तो बेसिक होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, इस NaOH को जब किसी कागज़ के ऊपर रखते हैं तो पहले तो लिटमस पेपर के ऊपर रखे तो लिटमस पेपर जिस रंग का था वो उसी रंग का रहे, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ देर छोड़ने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हवा में उपस्थित मॉइस्चर को, यानी कि नमी से ये अवशोषित कर लेगा, क्योंकि बिना जल के ना अम्ल अपनी क्रिया कर पाता है ना क्षार अपनी क्रिया कर पाता है। तो जैसे इसमें पानी की कुछ बूंदें मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, ये OH- आयन देने लगेगा,
अब जब OH माइनस आयन इस लिटमस पेपर पे पड़ेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, वापस ब्लू रंग का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन में अम्लीय गुण नहीं दर्शाते जबकि सल्फ्यूरिक, ठीक है। इस टाइप के सभी क्वेश्चन का सेम आंसर है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जो होते हैं वो उनके पास भी हाइड्रोजन है। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि दोनों के पास हाइड्रोजन है, फिर भी एक अम्लीय और एक निष्क्रिय है, क्यों? तो आंसर क्या होगा कि हम लोग क्या देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डालते हैं तो अपने आयनों में टूट जाता है, जबकि अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की तो अपने आयनों में नहीं टूटता। इसलिए क्या होगा कि जो एसिटिक एसिड होगा और जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो एसिडिक हो जाएगा और बाकी दोनों एसिडिक नहीं होंगे। आपके पास दो जलीय विलयन A और B हैं, A का pH है 6 और B का pH है 8। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक हो, किसमें है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो एसिड होता है, एसिड में हाइड्रोजन आयन अधिक होता है और जो क्षार होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो pH किसका 6 है, A का pH जो है वो 6 है, मतलब ये एसिड है, और B जो है इसका pH कितना है, 8 है, मतलब ये बेस है। और एसिड में H+ का आयन हमेशा अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A में क्या होगा, H+ आयन अधिक होगा। अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है, एसिड रेन। हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, जैसे बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, जितने मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है कि गाड़ी में से निकलने वाला धुआं जो होता है उसमें पॉल्यूशन के रूप में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये जब वातावरण में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं, वो जल के साथ मिल करके जल जो आसमान से जब बरसात हो रही थी उस बरसात का pH का मान क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, 5.6 से कम कर देते हैं। और जब इस प्रकार की बरसात किसी जगह पे होती है तो उसको एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, पौधे, जो मिट्टी होती है, मिट्टी का pH अगर 5.5 से कम हो जाए तो उसमें फसल लगाना कठिन हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, जो फसल होगा धीरे धीरे खराब होने लगेगा।